तो गाइज आज स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट। बेसिकली इंटरमीडिएट जो रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में मीडिएट में बीच के अंदर बनते हैं, ना तो वो कंप्लीटली प्रोडक्ट हैं ना ही वो कंप्लीटली रिएक्टेंट हैं। मीन वो डिसाइड करते हैं, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती डिसाइड करते हैं कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, राइट। तो इंटरमीडिएट जितनी भी एक रिएक्शन है उनके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी में आपकी फ्री रेडिकल, देन कार्बोकैटायन और थर्ड नंबर पर कुछ रिएक्शन में कार्ब एनायन बनता है। मीन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला या फिर फ्री रेडिकल वाले ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट होते क्या है, बनते कैसे हैं और इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में इनकी स्टेबिलिटी डिफाइन करने वाले फैक्टर पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसके अंदर हमने परमानेंट इफेक्ट पढ़े थे, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव RHI, जिसके आधार पे हम इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं कौन सा मोर स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है। तो ये इंटरमीडिएट हैं। हम देख रहे हैं फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन में कैटायन मीन पॉजिटिव, कार्बो मीन कार्बन, कार्बन पर पॉजिटिव। कार्बोकैटायन को कार्बेनियम आयन भी बोल सकते हैं। और कार्ब एनायन, कार्ब मीन्स कार्बन, एनायन मीन कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। फ्री रेडिकल, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल मीन अकेला डॉट के रूप में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं, किसी भी बॉन्ड के होमोलाइटिक क्लीवेज से, समान विखंडन से। जैसे ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, एक बॉन्ड में दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, तो इसका होमोलाइटिकली क्लीवेज करोगे, समान से विखंडन करोगे, मीन ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है और ये आपको पता है एल्काइल ग्रुप है, तो इसके लिए यूज करेंगे एल्काइल फ्री रेडिकल। एल्काइल की जगह अगर एक कार्बन है तो उसको मिथाइल फ्री रेडिकल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। अगर आइसो है तो आइसो प्रोपाइल बोल सकते हैं। जैसे जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग फ्री रेडिकल बन सकते हैं। इसमें देखिए ये कार्बन के ऊपर कैटायन कब आएगा, जब कार्बन से एक ऐसा एटम जुड़ा हुआ हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो। तो 100% ये हैलोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी ले लेगा। मीन ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, जो एक तो इसका खुद का है एक कार्बन का है, दोनों इलेक्ट्रॉन खुद हैलोजन ले लेगा, तो हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज। कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। और जब भी कार्बन पर पॉजिटिव मीन्स कैटायन आता है उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। अब ये एल्काइल ग्रुप है इसलिए इसको एल्काइल कार्बोकैटायन या फिर एल्काइल कार्बेनियम, पॉजिटिव वाले के ईएम लगाते हैं। अब एल्काइल के स्थान पे एक ही कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल कार्बेनियम आयन, 3 के लिए प्रोपाइल, 4 के लिए ब्यूटाइल कार्बेनियम आयन। ये कार्ब एनायन में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब कार्बन से बॉन्डेड एटम, ए मींस कोई एटम है, एलिमेंट है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। अगर कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन लेगा, कार्बन लेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव, इस जो एलिमेंट है इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को ही तो बोलते हैं कार्ब एनायन। ये आपका एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल कार्ब एनायन। एल्काइल के स्थान पे कार्बन की संख्या यदि एक ही है तो इसको बोलेंगे मिथाइल कार्ब एनायन। और यदि कार्बन की संख्या 2 है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो इथाइल कार्ब एनायन, 3 के लिए प्रोपाइल, 4 के लिए ब्यूटाइल कार्ब एनायन आप यूज करेंगे, राइट। जब कंपाउंड के अंदर इंटरमीडिएट में इस तरीके से डॉट लगी हुई है किसी कार्बन पे तो वो आपका फ्री रेडिकल है। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटायन है, मीन कार्ब कैटायन है। और यदि नेगेटिव चार्ज है तो वो आपका कार्ब
एनायन है। एनायन मीन नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कॉमन नेम है, जैसे एक कार्बन के लिए मिथाइल, ये एक ही डॉट है, इसका मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल। 2 के लिए इथाइल फ्री रेडिकल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल फ्री रेडिकल, 3 कार्बन है बट ये आपका सेकंड नंबर कार्बन पे लगा हुआ है फ्री रेडिकल। मीन इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल, ये कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड है तो उसको 2 डिग्री प्रोपाइल फ्री रेडिकल भी बोल सकता हूँ। और जो 2 डिग्री प्रोपाइल, ये वाली कंडीशन आइसो भी होती है। एक कार्बन के दोनों तरफ जब सेम CH3 समूह जुड़े हुए हो, आइसो मीन्स सेम समूह है, CH3 समूह है, ये CH3 है, इधर भी CH3 है, तो उसको बोलते हैं आइसो। कार्बन कितने 3, वही प्रोपाइल फ्री रेडिकल। और आइसो प्रोपाइल 100% सेकेंडरी होगा ही होगा। नेक्स्ट, इसके अंदर ये जिस कार्बन पे आपका ये फ्री रेडिकल है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो तो इसको टर्सरी, टर्सरी मीन्स 3 डिग्री, 3 डिग्री। अब कार्बन देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। कार्बन पर पॉजिटिव एक ही कार्बन है मिथाइल, पॉजिटिव वाले को कैटायन, कार्ब कैटायन। 2 कार्बन के लिए इथाइल कार्ब कैटायन, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल कार्ब कैटायन। 3 ही कार्बन है, प्रोपाइल के कार्ब कैटायन तो है बट ये आइसो वाली कंडीशन है तो इसको आइसो प्रोपाइल कार्ब कैटायन। और आइसो प्रोपाइल 2 डिग्री भी है क्योंकि ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, डायरेक्टली 2 ही कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए इसको 2 डिग्री या आइसो प्रोपाइल कार्ब कैटायन बोल सकते हैं। इसके अंदर देखो कार्बन 1 2 3, ये जो कैटायन वाला कार्बन है ये 3 कार्बन से, तो इसको 3 डिग्री, टोटल कार्बन 4 है, ब्यूटाइल कार्ब कैटायन। या फिर ये कार्बन 3 डिग्री को टर्सरी भी बोलते हैं तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब कैटायन। ब्यूटाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, इथाइल, ये अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग नाम आएगा। इसके अंदर देखिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक ही कार्बन है मिथाइल, नेगेटिव वाले के एनायन, कार्ब के आगे एनायन, कार्ब एनायन, इथाइल कार्ब एनायन, प्रोपाइल कार्ब एनायन, ये आइसो वाली आ गई या 2 डिग्री आइसो प्रोपाइल कार्ब एनायन, 2 डिग्री प्रोपाइल कार्ब एनायन, सेम नाम सेम है, ये कार्ब कैटायन है, ये फ्री रेडिकल है, कार्ब एनायन है। इसके अंदर देखो 1 2 3, 3 कार्बन एक ही कार्बन से मीन 3 डिग्री, टोटल कार्बन 4, ब्यूटाइल और नेगेटिव चार्ज कार्ब एनायन, तो क्या हो गया 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्ब एनायन या फिर टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब एनायन, क्योंकि टर्सरी को ही 3 डिग्री बोलते हैं। सिमिलरली आपको कॉमन नेम आने चाहिए। देखो एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, जिस कार्बन पर ये आपका इंटरमीडिएट है, फ्री रेडिकल है, कैटायन है या फिर एनायन है, उसके जस्ट आगे सिंगल बॉन्ड, फिर अगर अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, देखो सिंगल डबल, ये पोजीशन है, इसको बोलते हैं एलाइलिक। फ्री रेडिकल है एलाइलिक फ्री रेडिकल, ये कैटायन है एलाइलिक कार्ब कैटायन, ये एनायन है एलाइलिक कार्ब एनायन। जो इंटरमीडिएट है उसके अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा। ये आपका कॉमन नेम है जब ऐसी पोजीशन बनती है, सिंगल डबल और उससे पहले कैटायन है, एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, जो भी है। ऐसे ही आपकी बेंजीन C6H6 होती है, एक हाइड्रोजन के हटा के उसके स्थान पे कार्बन जोड़ दे तो वो कार्बन बेंजाइलिक पोजीशन कहलाएगा। इस C6H5 को फेनिल भी बोलते हैं, तो इसकी जगह PH भी यूज किया हुआ होता है कई जगह, तो PHCH2 भी यही है। और इस बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसमें 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। अब ये तीनों कंपाउंड एक ही, जो फ्री रेडिकल है, ये 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उस पर अगर कोई इंटरमीडिएट जुड़ा हुआ है तो ये वाली पोजीशन होती है विनाइलिक। अगर इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल जुड़ा हुआ है तो विनाइलिक फ्री रेडिकल, कैटायन जुड़ा हुआ तो विनाइलिक कार्बो कैटायन, एनायन जुड़ा हो तो विनाइलिक कार्ब एनायन। बॉन्ड लाइन वाले कंपाउंड का मैंने ऑलरेडी बहुत ही शानदार वीडियो बना रखा है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां पर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बॉन्ड लाइन देखो, कार्बन है, ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट है कार्बन है, टोटल कार्बन 1 2 3 4 के लिए ब्यूट आइल यूज करना है, YL ब्यूटाइल। अब फ्री रेडिकल लगा हुआ है इसलिए इसको फ्री रेडिकल, ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। इसके अलावा इसका नाम क्या हो सकता है, इसके अलावा इसका नाम देखो, ये जो जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल है वो डायरेक्टली 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम 2 डिग्री ब्यूटाइल फ्री रेडिकल भी हो सकता है। इसमें देखो
ये भी 1 2 3 4 कार्बन है, बट ये वाला कार्बोकैटायन है तो ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ये ब्यूटाइल कार्ब एनायन। जितने भी कॉर्नर हैं ये कार्बन होते हैं। अब देखो इसके अंदर जो फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन है और इस ये कार्बन डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, मीन ये 3 डिग्री ब्यूटाइल, टोटल कार्बन 1 2 3 4 3 डिग्री ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है। 3 डिग्री को टर्सरी बोलते हैं तो टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ये वाला टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब एनाइन। इस तरीके से आप इसका कॉमन नेम कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री रेडिकल न्यूट्रल होते हैं। इसके ऊपर चार्ज दिख रहा है, मीन कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मीन ये कार्ब एनाइन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव का मतलब होता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव लिख दो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, एक ही बात है। क्योंकि नेगेटिव तब आया है जब उसने बगल वाले, खुद का इलेक्ट्रॉन तो था ही, बगल वाले के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 के पास देखो 2 + 2 + 2 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इसके पास देखो 2 + 2 + 2 6 + 2, ये वाले नेगेटिव के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं तो 2 ये हो गए, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है, मीन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, मीन इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ये तो इससे भी ज्यादा डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, मीन इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। नेक्स्ट, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मीन इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की जिसके पास कमी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन्स लविंग, मीन जो इलेक्ट्रॉन से लव करता है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। अब इलेक्ट्रॉन से प्यार, इलेक्ट्रॉन से अटैचमेंट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास जाके उसके साथ अटैचमेंट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से अटैचमेंट करने वाला। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। तो न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस मीन्स पॉजिटिव, और फाइल मीन्स लविंग, मीन पॉजिटिव से लव करने वाला, पॉजिटिव से प्यार करने वाला। अब पॉजिटिव से प्यार कौन करेगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, मीन ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, पॉजिटिव चार्ज वाले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग पॉजिटिव वाले ही कर सकते हैं, तो इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है तो ये वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल होगा, राइट। तो आपके फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का ऑलरेडी लिंक में सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, आप वहां डिटेल सीख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए फॉर्मूला बताया था, टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल लोन पेयर। अब बताओ इस वाले में टोटल सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3, तो 3 तो सिग्मा हो गए। इसके अंदर लोन पेयर है क्या? ये लोन पेयर नहीं है, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन। पेयर मींस जोड़ा, मींस यहाँ पे इस तरीके से कोई जोड़ा होता तब उसको लोन पेयर में कंसीडर करते हैं, बट यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है, ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मीन 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो वैल्यू कितनी आएगी? 3। जब इनका टोटल 2 के लिए sp, एक s एक p, टोटल 2 हो गए। 3 के लिए अगर इनका टोटल 3 आ रहा है, 3 के लिए एक s 2 p, 2 और 1 3, टोटल 3 हो गए। 4 के लिए sp3, एक s और 3 p मिलकर टोटल 4 बना लेंगे तो sp3 हो जाएगा, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन। टोटल वैल्यू 3 सिग्मा प्लस 0 इक्वल्स टू 3, 3 के लिए sp2, मीन इनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कब? जब एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल है, कार्बन वाले सारे के सारे एल्काइल है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं, तब हमेशा
sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन जब इस कार्बन से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ दिया आपने, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस ये कार्बन है, इसके पास हैलोजन जैसे एलिमेंट जोड़ दिए, ये फ्री रेडिकल। अब आपको पता है हैलोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। क्या रहेगा? रिपल्सन। रिपल्सन होने के कारण ये वाले जो हैलोजन है इस तरीके से इससे दूर शिफ्ट होंगे और एक पिरामिडल टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? पिरामिड। इस तरह का होता है पिरामिडल, जैसे अमोनिया की होती है, नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर। अमोनिया लाइक स्ट्रक्चर है, मीन पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर ये 3 तो बॉन्ड हैलोजन बना रखे हैं। एक जो पी का 3rd ऑर्बिटल है वो फ्री है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। हैलोजन 3 तो एक s और 2 p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लिया। जैसे कार्बन का आप देखेंगे ये सेंटर कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p2, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए इसके पास बॉन्डेड एटम 3 है, ये नॉर्मल स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा? इस वैकेंट में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया। अब इनके पास हैलोजन कितने हैं? 3 हैलोजन है या 3 हाइड्रोजन है, तो ये 1 हैलोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 1 हैलोजन इसके, 1 हैलोजन। 3 हैलोजन ने इस तरीके से ओवरलैपिंग के द्वारा बॉन्ड बना लिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। अनपेयर्ड वाला बॉन्ड के द्वारा पेयर होता है। अब ये 3rd p ऑर्बिटल px py कहाँ आ चुके हैं? pz ऑर्बिटल, p का 3rd ऑर्बिटल जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, वो इस तरीके से p का 3rd ऑर्बिटल फ्री दिखा देंगे, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल कर देंगे। तो टोटल sp3, 1 s और 3 p ऑर्बिटल, 1 s और 3 p ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कब? हैलोजन के केस में। अगर एल्काइल है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसके अंदर देखिए 1 2 3 सिग्मा है, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, प्लस कोई लोन पेयर नहीं है, 3 के लिए वही sp2 वो वाली स्ट्रक्चर होगी। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होता है? p में 3 ऑर्बिटल, 2s2 2p2, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक्साइटेड में यहाँ आ जाएगा। अब आपके पास पता है इसमें 1 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाया, 1 इसके साथ, 1। अब ये वाला फ्री रह गया, लेकिन ये तो कार्बन का है। कार्बन जब चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव कब होगा? जब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन तो ये बगल वाला एटम ले गया था, तभी तो 6 इलेक्ट्रॉन ही रह गए। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो बॉन्ड बना हुआ था, इस तरीके से बॉन्डेड एटम था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो उसने ले गया, इसका इलेक्ट्रॉन भी ले गया, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, नहीं इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आप देखिए इसकी 3 तो बॉन्ड पे है, इस तरह से 3 ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज, 1 s और 2 p ऑर्बिटल, इस तरीके से 3 ऑर्बिटल हमेशा 120 डिग्री पर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में व्यवस्थित होते हैं। अब आपका जो चौथा है ये p ऑर्बिटल है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये चौथा ऑर्बिटल बना देंगे। इसके अंदर 3 सिग्मा है और 1 नेगेटिव में लोन पेयर माना जाता है, तो 1 लोन पेयर, नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मीन 1 लोन पेयर, 1 2 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर का 4 के लिए हमेशा 1 s और 3 p, टोटल 4 ऑर्बिटल बनाएंगे। 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल बनाएंगे, और 4 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। चौथा ऑर्बिटल के अंदर ये आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। बताइए इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? इसमें कंडीशन 2 थी, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिर हैलोजन जुड़ा हुआ है। हैलोजन मींस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्काइल के लिए आपका sp2 था, हैलोजन के लिए sp3 था। तो हैलोजन की ये पिरामिड टाइप की अमोनिया जैसी स्ट्रक्चर है, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी। और एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है sp2 के अंदर ट्राइगोनल प्लेनर, या फिर ओनली प्लेनर लिख सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर वही ट्राइगोनल प्लेनर है। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? इसके अंदर देखो
इसकी स्ट्रक्चर जस्ट इसकी तरह ही है। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये 3 बॉन्ड पेयर है। पिरामिड, ये नीचे पिरामिड सा बन रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर तो वही तो कंपाउंड, वही एलिमेंट काउंट करेंगे जहां बॉन्ड बन रहा है। ये तो फ्री है, तो देखो पिरामिड टाइप की स्ट्रक्चर, तो ये भी पिरामिडल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जो फ्री रेडिकल होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ये पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय। देखिए ये कार्बन था फ्री रेडिकल में, ये 1 इलेक्ट्रॉन था, ये 3 बॉन्ड थे। इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बॉन्ड है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, मीन ये पेयर्ड है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी होगा किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो हमेशा नेचर कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक। इसमें देखो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, इसके ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, तो बताओ इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड है, तीनों के तीनों बॉन्ड बने हुए हैं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर हमेशा डायामैग्नेटिक होगी। ये कार्ब एनाइन के अंदर देख लीजिए, ये कार्बन, इस पर नेगेटिव चार्ज, और ये 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना लिए। नेगेटिव मीन 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, मीन इलेक्ट्रॉन पेयर। ये वाला भी पेयर है, ये भी पेयर है, मीन कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नेचर कैसी होती है? डायामैग्नेटिक। मीन इन दोनों की नेचर डायामैग्नेटिक है ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इस वाले की कैसी है? पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है अनस्टेबल होते हैं जितने भी इंटरमीडिएट बनते हैं, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्ब एनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये जितने भी फ्री रेडिकल हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन बनते हैं, ये सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं। मीन शॉर्ट लिव्ड लाइफ होती है, बहुत ही कम समय के लिए ये जिंदा रहते हैं, 10⁻⁻6 सेकेंड तक ही रहते हैं। ये सब तीनों ही, सभी के सभी ऐसी कंडीशन है सबकी। अब ये फ्री रेडिकल कब बनेगा? किसी भी रिएक्शन में हेल्पर, ये जब भी किसी रिएक्शन में प्रेजेंट है हमेशा फ्री रेडिकल बनाना है। हेल्पर है H4 हीट प्रेजेंट है, मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हमेशा फ्री रेडिकल। लाइट हो, लाइट कोई सी भी हो सकती है, यूवी रेज हो सकती है, विजिबल लाइट हो सकती है, अल्ट्रा वायलेट रेज हो सकती है, तो हमेशा फ्री रेडिकल बनेंगे। पेरोक्साइड, यदि पेरोक्साइड मीन जब 2 ऑक्सीजन इस तरीके से आपस में जुड़ जाए तो वो पेरोक्साइड होता है। जैसे 2 हाइड्रोजन से जोड़ दोगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम से जोड़ दोगे तो सोडियम पेरोक्साइड, पोटेशियम से तो पोटेशियम, मीन 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ी उसको पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड है तो हमेशा फ्री रेडिकल बनेंगे। कोई रेडिकल प्रेजेंट है तो क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल। नेक्स्ट कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन उसी कंडीशन में बनेंगे जब कार्बन से जुड़ा हुआ एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों अपने तरफ ले जाएगा, इसका भी ले जाएगा और खुद का भी ले जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब पॉजिटिव। कार्ब एनाइन कब बनेंगे? जब ये वाला कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, इस एटम के और खुद के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कौन कौन सी रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। एंटी मार्कोनिकोव रूल में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो हमेशा फ्री रेडिकल के थ्रू होती है, मीन वहां पे इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनते हैं। इसके अलावा वुड्स रिएक्शन के अंदर भी इसका यूज होता है, जिसमें कार्बन की संख्या डबल होती है। जब भी आपको डबल कार्बन करने हो तो हमेशा वुड्स रिएक्शन करवाते हैं। एंटी मार्कोनिकोव, वुड्स और कोल्बे रिएक्शन में फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, SN1 यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा कार्बोकैटायन बनते हैं इंटरमीडिएट, और इनकी स्टेबिलिटी इस कार्बोकैटायन से डिसाइड करते हैं। इसके अंदर कार्ब एनाइन केवल एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन और आपके कैनिजारो रिएक्शन के अंदर कार्ब एनाइन एज ए इंटरमीडिएट बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी किससे डिसाइड करते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। कौन कौन से हैं? RHI। ये इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होते हैं। R मीन्स रेजोनेंस, H मीन्स हाइपर कंजुगेशन, I मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट। अब आपका जो R इफेक्ट है ये H और I पे डोमिनेंट होता है, H इफेक्ट I पे डोमिनेंट होता है,
और जब किसी कंपाउंड में आर एच आई तीनों लगेंगे तो इसका मतलब चलेगी किसकी, आर की। एच और आई लग रहा है तो एच की, आई अकेला लग रहा है तो आई की लगी चलेगी। ठीक है, तीनों के अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर किसी भी इंटरमीडिएट में इसी इफेक्ट से निकालते हैं, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। किसी भी कंपाउंड के अंदर जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, एक ही कंपाउंड की एक जिससे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही तो मींस उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। भाई आप कोई भी देखिए, मार्कर एक ही है, एक ही चलेगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही अगर एक से ज्यादा मार्कर बन गई तो ये कभी ये यूज होगा, कभी ये यूज होगा, कभी ये यूज होगा, मीन मार्कर की स्टेबिलिटी बढ़ गई। मीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होंगी, स्टेबिलिटी कंपाउंड की उतनी ही ज्यादा हो, राइट। अब यहां देखो ये फिनाइल मीन फेनिल ग्रुप C6H5, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दो C6H6 से तो फेनिल ग्रुप बनेगा। अब इसके अंदर 3 फेनिल ग्रुप कार्बन से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये कार्बन है, इन तीनों के अंदर सेम कंडीशन है, या फ्री रेडिकल है, या कैटायन है, या एनायन है। बाकी ये कार्बन है, इस कार्बन से 3 इस तरह के ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर यही होती है क्या, इसमें देखिए इसमें देखिए, राइट, और इसमें भी बेंजीन इस तरीके से जुड़ी हुई है। यहाँ पे अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड, टा स्ट्रक्चर बन गई। अब देखिए इसके अंदर, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ फ्री रेडिकल था, फ्री रेडिकल वाला देख लेते हैं पहले। ये फ्री रेडिकल है। सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, ये देखो फ्री रेडिकल है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मीन कंजुगेशन कंडीशन है। इसका मतलब इसके अंदर रेजोनेंस होगा, आर इफेक्ट होगा। अब इसका मतलब होगा क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकेलाइज होंगे, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। यहाँ फ्री रेडिकल देखते ही आगे वाले डीलोकेलाइज होंगे, यहाँ फ्री रेडिकल बन जाएगा। यहाँ फ्री रेडिकल देखते ही वो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकेलाइज हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकेलाइज हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ फ्री रेडिकल देखते ही ये फिर वापस चला जाएगा। इस तरह से 3 स्ट्रक्चर तो ये बन गई, एक चौथी एक खुद है, टोटल 4 स्ट्रक्चर बन गई। इससे एक फेनिल से 3 स्ट्रक्चर देता है, खुद ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये भी तो फ्री रेडिकल है, तो ये टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। इससे एक फेनिल 3 देता है, 2 कितने देंगे, 6, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही खुद है, तो टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा। इसके अंदर एक ही फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये दोनों ने जुड़ के यही है, तो ये 3 ही स्ट्रक्चर देगा, एक ये खुद वाली है, टोटल 4, एक खुद वाली और ये 3, ये टोटल 4 होगी, मतलब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिसमें जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 1 2 मीन 3 डिग्री। ट्राई फिनाइल, इसका नाम क्या होगा, 3 बार है फिनाइल ग्रुप, ट्राई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, डाई फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्ब कैटायन, अब कैटायन लगने लग जाएगा, डाई फिनाइल मिथाइल कार्ब कैटायन, फिनाइल मिथाइल कार्ब कैटायन, ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायन, डाई फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायन, फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायन, राइट। सेम इसके अंदर भी यही है, इसके अंदर टोटल 10 रेजोनेटिंग, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और आपकी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल होगा। सेम इसके अंदर भी 10, 7 और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, ये है एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए, 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, 3 एल्काइल ग्रुप कैटायन वाले से जुड़े हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 एल्काइल ग्रुप एनायन वाले से तो 3 डिग्री कार्ब एनायन है, राइट। अब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री फ्री रेडिकल या कार्ब कैटायन या कार्ब एनायन में कौन ज्यादा स्टेबल है। पहले का फ्री रेडिकल देखिए, फ्री रेडिकल के अंदर आप देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन से कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 CH3 CH3, ये स्ट्रक्चर रियल में ऐसी है। ये फ्री रेडिकल, ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 3 डिग्री फ्री रेडिकल बोल रहे हैं। अब इस कार्बन से, फ्री रेडिकल वाले कार्बन से बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, फ्री रेडिकल से बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। जब भी अल्फा कार्बन होते हैं
तो हमेशा H इफेक्ट होता है। इसका मतलब इसके अंदर टोटल अल्फा अल्फा अल्फा, इस अल्फा वाले से 3, इस अल्फा वाले से 3, इस अल्फा, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका मतलब H इफेक्ट भी होगा, जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा H इफेक्ट होगा। इसके अलावा ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, सारे के सारे एल्काइल ग्रुप हमेशा प्लस आई, प्लस का मतलब डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन देना, और ये वाला तो बेचारा वैसे ही इलेक्ट्रॉन चाहता है, इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रॉन से लविंग, मीन ये चाहता है ऐसे ग्रुप जुड़े जो इनको इलेक्ट्रॉन दे। ये एल्काइल ग्रुप प्लस आई के द्वारा इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं इसको, मीन ये ऐसा इंटरमीडिएट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये जुड़े हुए ऐसे ग्रुप हैं जो इसको प्लस आई के द्वारा भी दे रहे हैं, एच इफेक्ट के द्वारा भी दे रहे हैं। मीन इसकी स्टेबिलिटी लगातार, जिसको जिस चीज की कमी है लगातार उसको मिलती जा रही है, मीन उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन है, एक कार्बन से 3 है तो 3 कार्बन से 9 अल्फा हाइड्रोजन अभी काउंट किया है, एक कार्बन से 3 तो 2 से 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें केवल ये अल्फा कार्बन से 3 ही हाइड्रोजन है तो 3 अल्फा एच है। मीन सबसे ज्यादा एच इफेक्ट इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। आई इफेक्ट इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें और कम है। तो सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति इसको इन वाले से ज्यादा है, क्योंकि एक तो एच इफेक्ट ज्यादा है, एक आई इफेक्ट ज्यादा है, मीन देने वाले ज्यादा से ज्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्टेबल सबसे ज्यादा ये हो गया। इसके अंदर देखिए ये एक ही है कंडीशन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल था, ये भी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन से लविंग करने वाला, इलेक्ट्रॉन से अटैचमेंट। इलेक्ट्रॉन से अटैचमेंट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। मीन ये चाहता है मेरे साथ ऐसे ग्रुप ज्यादा से ज्यादा जुड़े जो मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, ताकि मेरी स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी, आपको जिस चीज की जरूरत है वो चीज आपको प्रॉपर मिल रही है तो आपकी स्टेबल हो। अगर वो चीज नहीं मिल रही है तो आप उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आप ज्यादा इधर उधर भागदौड़ करोगे, मतलब आपकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। यदि आपको नहीं मिल रही है, मिल गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब इसको देखो, देने वाले वही 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इन तीनों को इस तरीके से आप देखेंगे, 3 कार्बन है, तीनों से 3 हाइड्रोजन है, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो अल्फा कार्बन है, ये आपका पॉजिटिव। 3 और 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास 3 नहीं 6 ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 ही अल्फा हाइड्रोजन। जितना अल्फा हाइड्रोजन एच इफेक्ट ज्यादा, एच इफेक्ट सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर सबसे कम इसमें। तो एच इफेक्ट के आधार पे वैसे भी एच इफेक्ट आई पे डोमिनेट होता है, बट आई वाला भी इसका अपोजिट थोड़ा ही है। आई वाला यदि माइनस आई का होता है, एच वाला एच के साथ माइनस आई होता है, तो माइनस आई की जगह एच वाले के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर निकालते। क्यों? क्योंकि हमेशा आई के ऊपर डोमिनेट कौन है? एच। बट यहाँ एच प्लस का ही काम कर रहा है, एच इफेक्ट भी हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो 100% दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब ये दोनों का जुड़ के इफेक्ट लागू होगा। दोनों का काम एक ही हो रहा है तो दोनों का जुड़ के एक साथ इफेक्ट लगेगा। इसका मतलब इसके ऊपर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी है, फिर इसकी है। नेक्स्ट सेम ऑर्डर है फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में, 1 2 3 डिग्री कार्बोकैटायन देख लो, चाहे 1 2 3 फ्री रेडिकल। कार्ब एनायन, एनायन क्या होते हैं? जिनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है क्या, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियोफाइल होते हैं, मीन ये खुद न्यूक्लियस से अटैचमेंट करते हैं। न्यूक्लियस मीन पॉजिटिव सी। इसका मतलब इनके पास, ये चाहते ही नहीं इनको कोई इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब जैसे जैसे इनके पास जितनी ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे, जितनी ज्यादा प्लस आई के द्वारा इलेक्ट्रॉन देने में, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। ये और इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा, मीन ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। 100% यहाँ देखिए 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसकी तरह ही 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसकी तरह 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें 9 अल्फा, जितना अल्फा हाइड्रोजन एच इफेक्ट उतना ही ज्यादा एच इफेक्ट से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं लगातार। और इसके अलावा इसके अंदर 3 प्लस आई के द्वारा भी, एल्काइल ग्रुप प्लस आई प्रभाव द्वारा भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। ये इनसे तो बेटर ही है, ठीक है। इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये, जिसके ऊपर कोई देने वाला ही नहीं जुड़ा हो। इसको चाहिए ही नहीं, देने वाला जरूरत ही नहीं है इसको कि कोई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, मैं खुद न्यूक्लियोफाइल हूं, मैं खुद इलेक्ट्रॉन देने वाला हूं, मेरे को जरूरत ही नहीं है। और फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब वो अनस्टेबल करेगा, राइट। तो इनका ऑर्डर रहता है 1 3 2 1 3 डिग्री ज्यादा रहता है दोनों के अंदर, लेकिन इसमें 3 डिग्री सबसे लेस स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। किसमें? कार्ब एनायन के अंदर। ये देखिए, ये आपका कंपाउंड है
एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्ब कैटायन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्ब एनायन। इसके अंदर कौन ज्यादा स्टेबल है? देखो नेगेटिव चार्ज है ना, ये हमेशा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा है उस पर ज्यादा स्टेबल हुआ, राइट। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है। देखो जब भी सिंगल बॉन्ड होता है हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ परसेंट एस करेक्टर 3 पार्ट तो आपके p के हैं और 1 पार्ट आपका s का, मीन ये 25% है, 75% p है। 100% को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो तो टोटल एक s का 33%, 33.33 आएगा, और इसका s और p दो को 50-50% आ जाएगा दोनों के। अब s कैरेक्टर, ये s कैरेक्टर है इसके अंदर, परसेंट s कैरेक्टर जितने ज्यादा बढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ एक पाई बॉन्ड या दो पाई बॉन्ड बढ़ने पर s कैरेक्टर बढ़ते हैं और s कैरेक्टर बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? मैंने कहा नेगेटिव वाला चार्ज वहां स्टेबल होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पर नेगेटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव वाला यहीं पे ज्यादा स्टेबल होगा तो नेगेटिव के लिए ये ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा, राइट। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने जितने भी दोस्त हैं जान पहचान के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करना। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।